आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मतलब इसके पीछे किसकी मानसिकता है? क्या मुख्यमंत्री खुद इसमें ये इन्वॉल्व हो रहे हैं कि 307 लगाओ और इनको कई समय तक अंदर जेल में रख दो? देखिए कितनी तानाशाही है। आज 22 वर्षों बाद शायद उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड प्रशासन को ये पता लगा कि वो गांधी पार्क है। कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो वही होने वाला है। तुम लाख कोशिशें कर लो हमें रोकने की, हम नहीं रुकने वाले। उस दिन मैंने भी सुना था कि युवाओं अब नारे लग रहे थे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। बिल्कुल लगेंगे। अगर आप जो काम युवाओं के हक में करना चाहिए, आप अपना चेहरा चमका रहे हो कि युवा मुख्यमंत्री है, धाकड़ मुख्यमंत्री है, इसका जवाब युवा जरूर देगा। अगर मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब जो कहते हैं पत्थर से दिया जाएगा, वैसा ही जवाब कुछ मिलने वाला है। उत्तराखंड का बेरोजगार आंदोलन क्या अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा? जब यह आंदोलन शुरू हुआ वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, 6 महीने, साल भर। उससे पहले भी लगातार जो बेरोजगार युवा हैं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन इस बीच लगातार आंदोलन बढ़ा। इसके पीछे का कारण ये था कि जब एक के बाद एक पेपर लीक स्कैम सामने आने लगे, उसके बाद युवाओं के दिल में नाराज़गी थी, वो सड़कों पर फूट पड़ी। क्या ये आंदोलन, उस आंदोलन के बाद जिस तरह सरकार ने एक के बाद एक फैसले लिए, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून नहीं था, उस कानून को आनन फानन में लाया गया, जांच बिठाई गई, एसटीएफ, एसआईटी जिसको भी जांचें दी, अब जाके हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच कराने की बात चल रही है। इस पूरे आंदोलन में युवाओं ने क्या पाया, उस बात को आज हम आपके सामने रख रहे हैं। और बेहद ख़ास शख्स हमारे साथ हैं, बॉबी पवार। इस नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हो चुके हैं, उन्हें मिल चुके हैं, देख चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों में बॉबी पवार वो शख्स हैं जो राजनीतिक निशाने पर भी रहे हैं, सरकार के निशाने पर भी रहे हैं और युवाओं की आवाज़ बने। बॉबी भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बॉबी भाई, ये बताइए, मेरे ख्याल से मैं करीब 3-4 साल से आपको देख रहा हूँ, आंदोलन आप तब से भी कर रहे थे, तब में और अब में क्या अंतर है? देखिए, हमने शुरू से ही संघर्ष किया है। संघर्ष के बावजूद निखार आया है चीज़ों में। हमने कुछ और चीज़ें भी सीखी है, कहाँ पर किस तरीके से कदम आगे बढ़ाने हैं, कहाँ पर कदम पीछे हटाने हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें बस संघर्ष करके सीखी है। और आज जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि ये एक लंबा संघर्ष रहा है। उस संघर्ष का नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें खुलकर सामने आई है, जो चीज़ें लंबे समय से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार लंबे समय से चल रहा था, उसको उजागर करने के लिए ये नहीं है कि आप आज के प्रेजेंट टाइम पे देखें कि ये हुआ तब जाके खुली। बहुत लंबा संघर्ष है, 5-6 सालों से लड़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुँच पाए और ये चीज़ें खोल पाए हैं। सरकार पर, प्रशासन पर दबाव इसलिए बना पाए कि लंबे समय से बिना थके, बिना डरे जो लड़ रहे हैं। अब आज स्थिति ये है कि अब चीज़ें ज़्यादा खुलने लगी तो सरकार और प्रशासन डर के माहौल में है। वो सोचते हैं शायद अब अगर और ज़्यादा चीज़ें खुलने लग जाएंगी, कहीं ये ना हो कि हम सब, हमारा जो चेहरा बेनकाब हो जाए। बेनकाब तो हो ही चुका है, हम सब नंगे हो जाए। इस प्रकार की शायद भावना उनके अंदर अभी आ रही है। बॉबी भाई, 8 फरवरी के दिन जो कुछ हुआ, रात के वक्त गांधी पार्क के बाहर जब आप लोग सत्याग्रह कर रहे थे, और उसके दूसरे दिन जब लाठीचार्ज हुआ, क्या वो घटना थी, वो जो बहुत बड़ी संख्या में युवा निकल कर आया, उस दिन के बारे में बताइए। जो पथराव हुआ वो कौन लोग थे? हालांकि उस पर प्रशासन ने जांच बिठाई, लेकिन कोई नाम वैसे सामने नहीं आई, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उसको लेकर बताइए कि वो उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्ट। देखिए, हमने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 8 तारीख को सत्याग्रह शुरू किया था। एक गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह शुरू कर रहा था। 7 तारीख को उसके लिए हमने प्रशासन में अपने मजिस्ट्रेट को यहाँ पर सूचना भी दी थी और उस आधार पर 8 को हम गांधी पार्क के बाहर बैठ गए थे। उस दिन हमारे आह्वान पर, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आह्वान पर 1000 से 1500 लोग 8 तारीख को आए थे। अपना दिन भर जो कार्यक्रम था वो चला, विरोध प्रदर्शन किया गांधीवादी तरीके से। अपना शाम को सभी लोग अपने घर गए और जो 60-70 लोग वहाँ रुकने वाले थे वो रुके। रात को हमने अपना जो आंदोलन चल रहा था, अपना खाना पीना खाया और अपना बिस्तर लगाया और उसके बाद हम आराम करने लगे। बिस्तर के अंदर सभी बैठे थे। अचानक से तकरीबन रात 12 बजे पुलिस फोर्स आती है। अब किसने उन्हें आदेश दिया उठाने का, किसने ये कहा कि वहाँ से बेरोजगारों को उठाकर खदेड़ दो, तो ये अभी तक साफ स्थिति नहीं हो पाई है, स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसने कहा। परंतु पुलिस बल आया,
हम पर टूट पड़े उठाने के लिए, और हम गेट के सारे बैठे हुए थे। तो जब हाथापाई हुई, जब उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की, तो गेट टूटकर सीधे भीड़ अंदर गांधी पार्क के अंदर चल पड़ी। तो उसके बाद जो वहाँ पर चीज़ें हुई, हमारे साथ हमारी कुछ बहनें बैठी हुई थी, कुछ गार्जियन बैठे हुए थे, और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो आया था उनके साथ एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। हमारी बहनों को भी गलत तरीके से या ज़बरदस्ती करके गाड़ियों में ठूसा गया, उनकी गिरफ्तारी की गई बिना महिला कांस्टेबल के। तो ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हमें टारगेट करके मारा गया। आपने अगर वीडियो फुटेज देखी होगी तो उसमें टारगेट करके कैसे मतलब मारा जा रहा था, कैसे डंडे बरसाए जा रहे थे, वो सबको स्पष्ट दिख रहा है, और उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब आप 9 तारीख की बात करते हैं, पथराव की बात करते हैं, तो हमने स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन को हम लेटर लिख चुके हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कौन वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए ये कदम उठाया। हम तो सुबह 10 बजे से 9 तारीख को वहाँ बैठे हुए थे, और हमारा 3:30 साढ़े 4 बजे तक आंदोलन ठीक चल रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पथराव हुए, लाठीचार्ज हुए, किसकी तरफ से चले? उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ फुटेज हैं, पुलिस वालों के भी हाथ में पत्थर हैं, हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें पुलिस वाले भी पत्थर मारते हुए देखे जा रहे हैं। तो आप स्पष्ट तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच करिए। और जो 9 तारीख की जो घटना हुई, वो घटना शायद जो 9 तारीख की है, भीड़ आई, आक्रोश दिखा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, उस कारण तक जाना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है कि 8 तारीख को जो अभद्रता पुलिस प्रशासन ने की, पुलिस प्रशासन ने गलत तरीके से जो लाठियाँ चार्ज की, और पुलिस प्रशासन ने जो बिना महिला कांस्टेबल के हमारे बहनों के साथ जो बदसलूकी की, उसका ही नतीजा था, उसका ही ये सबसे बड़ा वही कारण था कि 9 तारीख को आक्रोश देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला। उसके बाद जो चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, लाठीचार्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई। अब गिरफ्तारियों के बाद हमें जेल भेजा गया, 13 लोगों को जेल भेजा गया, कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। हम 13 लोगों पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करने की पूरी कोशिश की गई, 307 लगाने की कोशिश की गई। 307 एक मतलब आप समझिए कि हाफ मर्डर। अब हम जब सुबह से बैठे थे, अगर आपके किसी रिकॉर्ड में ऐसा है कि बॉबी पवार पत्थर मार रहा है, बॉबी पवार के साथ जो जेल गए व्यक्ति है वो पत्थर मार रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर दिखता है तो हमने तो लिख के दिया कि आप जांच करिए। फिर 307 सीजीएम ने हटाई, और दोबारा नई रणनीति के साथ दोबारा फिर लगाने की कोशिश थी। मतलब इसके पीछे किसकी मानसिकता है? क्या मुख्यमंत्री खुद इसमें ये इन्वॉल्व हो रहे हैं कि 307 लगाओ और इनको कई समय तक अंदर जेल में रख दो, या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है? उसकी भी जांच होनी चाहिए। 307 जैसी धारा लगाना कोई आम बात थोड़ी है। स्टूडेंट है, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तुम अगर वो नहीं दे सकते हो, क्या तुम 307, 302 जैसी धाराएं दोगे? तो इस प्रकार का जो कृत्य जो हुआ है, हम कहते हैं, पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जो दोषी पाया जाएगा उस पर, उस जो दोष पाया जाए, जो दोष होगा उस दोष के तहत उन पर जो है कार्रवाई हो, उनको उस दोष के तहत सज़ा मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमने उसके बाद दोबारा से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गांधीवादी तरीके से फिर 1 तारीख को प्रशासन को एप्लीकेशन दी, उनसे निवेदन किया कि आप हमें अनुमति दीजिए, हम 2 तारीख से गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन अपना शुरू करना चाहते हैं। और दंग में तब रह गया कि रातों रात 1 तारीख को रात को 12:15 बजे करीबन खुद पुलिस आकर जो अनुमति देने के बजाय मेरे हाथ में नोटिस थमा देती है कि आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम जब गांधी पार्क सुबह पहुँचते हैं तो गांधी पार्क के बाहर बड़े बड़े फ्लैक्स लगा रहते हैं, वहाँ होल्डिंग लगा देते हैं कि ये धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र है। देखिए कितनी तानाशाही है। आज 22 वर्षों बाद शायद उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड प्रशासन को ये पता लगा कि वो गांधी पार्क है। नहीं तो वहाँ से तो आपने कई दफ़े देखे होंगे, कई राजनीतिक दल, कई सामाजिक संगठन, कई ऐसे संगठन जो राजनीतिक पार्टियों से पोषित होते हैं, वो धड़ाधड़ वो आंदोलन करते हैं। और हमारे रहते हुए कल वहीं पर हमें जब वहाँ पर रोका गया आंदोलन करने से, तो हमारे ही बगल में उस चौक पर, कांग्रेस भवन वाला जो चौक है, गांधी पार्क का जो चौक है, वहाँ पर पुतला दहन किया गया, एसले हॉल में पुतला दहन किया गया। तो एक ही शहर में, एक ही राज्य में अलग अलग संगठनों के लिए अलग अलग नियम कानून होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति विशेष को टारगेट करके या संगठन को टारगेट करके उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात की जा रही है। परंतु शासन प्रशासन ये भी सुन ले कि ये वो युवा है कि वो कहते हैं ना
कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो वही होने वाला है। तुम लाख कोशिशें कर लो हमें रोकने की, हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि हमारी मांगें सही है, हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने प्रदेश को एक उत्कृष्ट प्रदेश बनाना चाहते हैं। हम अपने भाई एक सवाल मेरा ही है, जब आप आंदोलन कर रहे थे 8 फरवरी के बाद के आंदोलन को मैं ले रहा हूँ, पहले वाला नहीं, भर्ती स्कैम के जो पेपर लीक के मामले आ चुके थे, आप लगातार कह रहे थे कि सारी भर्तियों को निरस्त कीजिए, फिर उसके बाद कुछ भर्तियां निरस्त भी कर दी सरकार ने, एसआईटी भी बना दी आयोग के लिए, एसटीएफ पहले से जांच कर रही थी, अब हाई कोर्ट के सीटिंग जज को दे दिया है कि आपकी निगरानी में जांच होगी, नकल विरोधी कानून सरकार लेकर आई। तो जिस दिन पहले दिन आप आंदोलन कर रहे थे, फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक तो ये सब कुछ नहीं था। तो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी कुछ सरकार ने वही चीज़ मान ली जो आप पहले दिन से मांग रहे थे? देखिए, सरकार ने कुछ चीज़ें मानी है, परंतु किसके सड़कों पर खून बहा है, सड़कों पर लाठियाँ खाई है। उन संघर्षों के बाद ये चीज़ें मिली है, वो भी चीज़ें आधी अधूरी मिली है। अगर यहाँ का युवा सीबीआई डिमांड कर रहा है, सीबीआई लाने में हर्ज क्या है? सीबीआई लाइए। अगर इतने ही पाक साफ है, अगर आप किसी बड़े भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बचाना चाह रहे हो, अगर बड़े सफ़ेद पोस्ट को नहीं बचाना चाह रहे हो, तो आप सीबीआई लाइए, जांच करवाइए। क्योंकि जब मामला सीमित में था, जब शुरू में धांधलियाँ खुल रही थी तो सीमित मामले थे, तो उस समय हमने भी कहा ठीक है, एसटीएफ एसआईटी से कर रहे हो, ठीक है। परंतु जब मामले बढ़ते गए, हर भर्ती की जिसकी भी विवेचना चल रही है, हमने भी अपनी जो हमारी टीम है जो लगी हुई है कि किन किन भर्तियों में क्या है, जब चीज़ें निकली, और ये भी सरकार को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, जांच एजेंसियों को सोचना पड़ेगा, या प्रदेश के युवाओं और अभिभावकों को सोचना पड़ेगा। जिन जिन भर्तियों के साक्ष्य उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जांच एजेंसियों को, सरकार को, प्रशासन को उपलब्ध करवाए, उन भर्तियों पर ही कार्रवाई हुई। बाकी जिन भर्तियों के एविडेंस हम तक नहीं पहुँचे या हम तक पहुँचने में देरी हो गई, उन भर्तियों को क्लीन चिट मिलती गई। तो इसमें हम क्या समझें? इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास चीज़ें पहुँचेंगी बस उस पर ही कार्रवाई होगी, अपने ओर से तो कोई कदम बढ़ाइए ना। तो इसलिए ही हम चाहते हैं कि सीबीआई आए और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी निगरानी में उसकी जांच हो। परंतु आप कह रहे नकल रोधी कानून आया, ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए, और बड़े दबाव के बाद आया, बड़ा युवाओं ने दबाव बनाया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, नकल रोधी कानून आधा अधूरा कानून ले आए, और ऐसा कानून ले आए वो तो काला कानून है। जितनी भी भर्तियाँ खुली है, जो भी भ्रष्टाचार के मामले खुले हैं, वो जानकारियों के आधार पर खुले हैं। किसी बच्चे को जानकारी थी, उन्होंने हम तक पहुंचाई, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाया और जांच एजेंसी से बात करके वो करा। किसी हमने अब ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने उसमें वो लगा दिया कि जो भी भ्रामक प्रचार प्रसार इस तरीके का करेंगे तो उन पे। और दुख की बात तब है कि कानून लागू होने के बाद जो पहला मुकदमा हुआ वो एक छात्र के खिलाफ हुआ, और वो छात्र जो बिल्कुल सही छात्र है, उस छात्र से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, मैंने उसकी पीड़ा को समझा, मैंने उसकी जो एविडेंस है वो देखे। उसके जो पेपर में दोनों सीलें टूटी हुई है और उसके बाद तीसरी सील लगाई गई है, बड़ा मामला है, जांच का विषय है। आप जांच करते, जांच करने के बाद अगर छात्र गलत पाया जाता, छात्र पे मुकदमा करते, परंतु नहीं। एक डर का माहौल पैदा करना है उत्तराखंड के युवाओं के अंदर कि वो अपनी आवाज़ ना उठा पाए। तो ये बिल्कुल तानाशाही, हिटलरशाही चल रही है, हम चलने नहीं देंगे। हम सक्षम हैं, उत्तराखंड के युवा सक्षम है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। उत्तराखंड का युवा जाग चुका है और आज से धरना प्रदर्शन फिर से सुचारू रूप से शुरू होगा। और प्रदेश के तमाम युवाओं से, जो युवा प्रदेश के अन्य जिलों में, ब्लॉकों में, तहसीलों में, गाँव-गाँव में केवल जो अच्छे मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल संपर्क बना हुआ है और सबको साथ लेकर इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब तब तक चुप नहीं बैठा जाएगा जब तक हमारी इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती। नकल विरोधी कानून के लिए सरकार, मुख्यमंत्री तो कई जगह जाके रैली भी करके आ रहे हैं, कल उधम सिंह नगर की तरफ भी थे, आभार रैलियां जताई जा रही हैं, बड़ी संख्या में कह रहे हैं कि यूथ उनके साथ है। समूह गौ में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, एक के बाद एक वो जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म कर रहे हैं मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिलाने की साजिश चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है सरकार के खिलाफ। देखो, मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है या सरकार को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने के, उनकी कुर्सी उड़ाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है, तो सारी मशीनरी उनके पास है, सारी जांच एजेंसियां उनके पास है। ये युवा अपने हकों के लिए लड़ रहा है और अपने हक की जहाँ बात होगी वहाँ पीछे हटने की बात ही नहीं है। उस दिन मैंने भी सुना था कि युवाओं अब नारे लग रहे थे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो।
बिल्कुल लगेंगे। अगर आप जो काम युवाओं के हक में करना चाहिए, आप अपना चेहरा चमका रहे हो कि युवा मुख्यमंत्री है, धाकड़ मुख्यमंत्री है, तो आप अपना तो चेहरा चमका रहे हो, उसमें लाखों करोड़ों रुपए प्रदेश का जो वो खर्च कर रहे हो, परंतु युवाओं के लिए क्या कर रहे हो? जो आप खुद को युवा कहते हैं, क्या ये युवा नहीं है? जो युवा सड़कों पर है वो भी तो युवा है, उनके लिए भी तो कुछ करिए, उनकी कुछ डिमांडें हैं उनको मानिए, तब जाके तभी तो इस्तीफे के नारे लगेंगे। जब कुछ करोगे नहीं, अगर करोगे तो शायद जिंदाबाद के नारे लगेंगे। परंतु मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब लंबी लड़ाई है और इसके लिए हमने भी कमर कस ली है। अब कुछ भी हो, अब तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इन मांगों को नहीं माना गया। मेरा आखिरी सवाल है बॉबी भाई आपसे, मैं थोड़ा पीछे आपको उस दिन ले जा रहा हूँ जिस दिन शहीद स्थल पर आप जेल में थे और कुछ युवा शहीद स्थल पर बैठे थे, जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ उसकी शाम को। दूसरे दिन मुख्यमंत्री से कुछ लोगों की मुलाकात हुई, उसका एक फ़ोटो भी सामने आया, उसमें बहुत सारे चेहरे थे। ये कहना था सरकार का मुख्यमंत्री के स्तर पर कि युवा अब बात मान चुके हैं, गाड़ियां भरकर देहरादून से युवा निकल भी चुके हैं, अब जो लोग बचे हैं वो एनार्किस्ट हैं, उनका काम ही धरना प्रदर्शन करना है। जो मुख्य युवा जो वास्तव में था वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या जो भीड़ यहाँ पर उस दिन आई थी देहरादून में वो ख़त्म हो चुकी है? वो युवा कहाँ हैं? वो बड़ी संख्या कहाँ चले गई? वो युवा हमारे साथ है, वो युवा परीक्षार्थी थे और उन युवाओं ने अपने दर्द को लेकर या अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करने की ठानी है। और वो युवा इसलिए भी अभी हमने रोका है, अभी 5 तारीख को एक पेपर है। हम क्यों किसी की ज़िंदगी में इतना वो करें कि दखल करें कि वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए? आप आराम से पेपर दीजिए। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आप पेपर दीजिए, पटवारी का अगर ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो आप दे दीजिए पेपर, कोई नहीं। परंतु उसके बावजूद भी 56,000 लोगों ने पेपर छोड़ा। और जो वहाँ आप शहीद स्मारक की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो एडमिट कार्ड निकाल के लोग बैठ गए थे कि हम स्टूडेंट हैं। जो आरोप लग रहे हैं कि हम कौन हैं, हम स्टूडेंट हैं, ये हमारे एडमिट कार्ड है, तो कैसे हम टारगेट करना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई जो चल रहा है ये शुद्ध प्योर बेरोजगारों का आंदोलन है। अगर सरकार को ये लगता है कि किसी पार्टी के द्वारा ये संचालित हो रहा है, किसी संगठन के द्वारा संचालित हो रहा है, सारी मशीनरी आपके पास है, सारी जांच एजेंसी आपके पास, आप करिए जांच, आप स्वतंत्र है जांच करने के लिए। अगर कुछ ऐसा पाया जाता तो आप बताइए, हमें उसकी सज़ा दीजिए। परंतु नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे? परंतु ये ज़रूर है कि आज जो चीज़ें देखने को मिल रही है, जितनी तानाशाही देखने को मिल रही है, जो हिटलरशाही देखने को मिल रही है, इसका जवाब युवा ज़रूर देगा। अगर मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब जो कहते हैं पत्थर से दिया जाएगा, वैसा ही जवाब कुछ मिलने वाला है। आपको डर नहीं लगता? सीधे आप मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं, शासन है, प्रशासन है, पुलिस बल है, उस दिन हमने देखा भी वहाँ पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ। डर नहीं लगता आपको, या किसी ने कभी कोई बातचीत करने की कोशिश की हो आपसे? देखिए, डर तब लगता है जब आप गलत काम कर रहे हो। हम जब सही दिशा में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ का डर? डरना उनको चाहिए जिन्होंने गलत किया है, डरना उनको चाहिए जो सफ़ेद पोशों को बचाने का काम कर रहे हैं, डरना उनको चाहिए जो नकल माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को डरना चाहिए। हम क्यों डरें? हमारे साथ सभी लोग साथ हैं और ज़रूरत पड़ने पे सबक भी सिखाएंगे। जिन लोगों ने गलत तरीके से हम लोगों के साथ जो चीज़ें की है, गलत तरीके से हमारी आवाज़ को दबाने का काम की है, समय ज़रूर बदलता है, समय ज़रूर आता है, सबको जवाब दिया जाएगा, समय अपने आप जवाब देता है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे बॉबी पवार। कुछ ख़ास जो बातें थी उनकी तरफ इशारा किया है। एक तो सरकार जिस तरह से नकल विरोधी कानून लाई उसकी तारीफ़ की है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। उनका ये कहना है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है, अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एक के बाद एक स्कैम बाहर आए हैं, तो फिर क्यों ना सीबीआई जांच करा ली जाए, वो भी हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो। ये मांग अपने आप में है, उसको लेकर युवाओं का धरना अभी भी जारी है देहरादून में। और कुछ जो बातें हैं, लगातार जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में बातें चलती आई, एक तरफ नकल विरोधी कानून लाई सरकार, जगह जगह आभार रैलियां निकाली गई, उसमें जाने वाले युवा कौन थे, क्या बॉबी पवार के पीछे अभी भी उन युवाओं की भीड़ है, क्या उतना समर्थन है, उन सब का जवाब बॉबी पवार ने दिया है कि ये लड़ाई अभी जारी है। जो युवा परीक्षाएं देना चाहते हैं वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने के लिए उन्हें रोका नहीं जा रहा, लेकिन जो साथ देना चाहते हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए वो अभी भी इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।